समाज सेविका हूँ। समाज के उत्थान के लिए मैं बचपन से ही कुछ न कुछ करती चली आई हूँ और ये संस्कार हमारे माँ के हैं। मोदी जी ने सबको प्रेरित किया और उस चीज का नाम ही एक पेड़ माँ के नाम दे करके उन्होंने माँ का भी सम्मान बढ़ाया और प्रकृति को भी सुरक्षित किया। बच्चे हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारा देश आगे चल के किस दिशा की ओर बढ़ेगा ये हमारे बच्चे ही तय करते हैं। उनके संस्कार, उनके दिमाग में हमने क्या भरा हुआ है। नारी और बच्चे ये दो ही ऐसे लोग हैं, अगर ये शिक्षित और सशक्त हो जाए तो हमारा देश, जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राज्य बनाने का 2047 तक, इसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर उसका त्वरित निर्णय बुलडोजर के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह, जनता 24 से न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज विशेष बातचीत के दौरान हमारे साथ मौजूद है स्वाति सिंह समाज सेविका है। समाज सेविका के साथ साथ SPS ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी भी है, जो इनका योगदान है वो सामाजिक रूप से लगातार पिछले कई वर्षों से रहा है और कई सामाजिक कार्य करती रहती है। महिला उत्थान के लिए हो, स्कूली बच्चों के लिए हो, आम जनमानस के लिए हो या वन्य जीव के लिए हो, प्रकृति संरक्षण के लिए इनका अहम योगदान रहता है। कई सारे ऐसे सवाल हम इनसे जानेंगे। आज के समाज पर क्या दृष्टिकोण है, वही जो पहल है एक पेड़ माँ के नाम, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। आप सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं स्वाति सिंह हूँ। स्वाति सिंह एक समाज सेविका हूँ। समाज के उत्थान के लिए मैं बचपन से ही कुछ न कुछ करती चली आई हूँ और ये संस्कार हमारे माँ के हैं, जो इसको मैंने बचपन से देखा है कि कुछ न कुछ हमेशा उन लोगों के लिए करना जिन्हें उसकी जरूरत है। और उसके बाद हमने 2017 में एक रजिस्टर्ड न्यास की स्थापना करी, SBS जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से, जिसका नाम का अर्थ भी हमने S फॉर सेवा, B फॉर भरोसा, अगेन S फॉर सहयोग, यानी कि मेरा उद्देश्य ही, हमारी संस्था का उद्देश्य ही है लोगों की सेवा करना, उनके भरोसे को कायम रखना और आपसी सहयोग से ये सब करना। और वो हम पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जैसे कि वृक्षारोपण, प्रकृति जैसे, प्रकृति तो मेरा एक फेवरेट चैप्टर है जिसका आपने वो किया। जैसे बात की जाए एक पेड़ माँ के नाम, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, जरा बताइए। हम इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोनों का बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज का जो समय है उस समय की मांग है कि कोई भी कोना, कोई भी कच्चा स्थान ऐसा न छूटे जहां पर पेड़ ना हो। और वो उन्होंने पेड़ तो देखिए सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी किसी के पास समय नहीं होता है, इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि हरियाली हर एक की आंखों को सुकून देती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा मुझे लगता है जिसको हरियाली देख करके अंदर से एक मुस्कुराहट ना है, आती है मुस्कुराहट। लेकिन मोदी जी ने
सबको प्रेरित किया और उस चीज का नाम ही एक पेड़ माँ के नाम दे करके उन्होंने माँ का भी सम्मान बढ़ाया और प्रकृति को भी सुरक्षित किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि आप अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। तो उससे प्रेरित होकर के लोगों ने क्या किया कि हर इंसान ने पेड़ लगाया और एक के बजाय कई कई पेड़ लगाए। तो ये बहुत ही अच्छी उन्होंने शुरुआत इससे पहले भी करी थी, ये दोबारा उन्होंने करी हुई है। इसी क्रम में जैसे एक पेड़ माँ के नाम, तो योगी जी एक पार्टी लिखते हैं प्रदेशवासियों के नाम, उनमें से एक संदेश देते हैं बिंदु है मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ाव का, तो बच्चे भी उससे प्रेरित होते हैं, लोग भी प्रेरित होते हैं और आम जनता भी प्रेरित होती है उनकी इस पार्टी से। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, बच्चे का जहाँ तक सवाल है, बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव, तो बच्चे हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारा देश आगे चल के किस दिशा की ओर बढ़ेगा, ये हमारे बच्चे ही तय करते हैं। उनके संस्कार, उनके दिमाग में हमने क्या भरा हुआ है, उस तरीके से जब प्रकृति से उनका जुड़ाव होगा। आज आप देखिए, घर घर में जब एक पेड़ माँ के नाम लग रहा था तो बच्चे भी उसमें आके सहयोग कर रहे थे। ये उनके अंदर एक संस्कार डाले जा रहे ताकि वो पेड़ों को कटने से बचा भी सके और पेड़ों को लगा भी सके। और जब नेचर के करीब जब आप होते हैं तो पहली चीज तो जो बच्चा हमारा है वो किसी गलत संगति में नहीं पड़ता है। उसको जब एक सुकून चाहिए होता है तो उस सुकून के टाइम में वो पौधों के साथ में बिजी होकर के, देखिए पौधे जो है ना, प्रकृति और पौधे आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। आप कभी खुद भी महसूस कर सकते हैं, जब आप बहुत परेशान हो कुछ मत करिए, आप किसी एक सुंदर सी पार्क या अगर आपके घर में ही लॉन है वहां अकेले बैठ जाइए और उन पेड़ों से बात करना शुरू करिए, तो लगेगा आपको किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये अगर पूरे देश में सब लोग करने लगे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह है, जिन्होंने खुद स्वयं से पहल करके जनता को अपने साथ जोड़ा कि तुम जुड़ो और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे जोड़ के चलो ताकि पूरी प्रकृति सुरक्षित हो। और प्रकृति सुरक्षित होने पर ही हम लोगों को बहुत सारी चीजों से, बीमारियों से बच सकते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलता रहेगा। बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है जिससे कि हम सबको बचा सकते हैं। अभी इसके साथ एक सवाल है कि वर्तमान समय में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी से भी कनेक्ट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो स्टेट की बात की जाए, यूपी हो या पूरे देश की बात की जाए, बच्चों को मुख्य तौर पर क्या लंबी अवधि तक प्रकृति से जोड़ना चाहिए या सिर्फ केवल सीजनल के हिसाब से? आपके दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, सोच रहा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। निश्चित तौर से प्रकृति से जुड़ने के लिए एक दिन काफी नहीं है। प्रकृति से जुड़ने के लिए तो साल के 365 दिन चाहिए और शायद वो भी कम हो जाए। लेकिन हमें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाना होता है, क्योंकि हम केवल प्रकृति से ही जुड़ेंगे तो राष्ट्र रुक जाएगा, राष्ट्र की ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसके साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। और ये एक अच्छी चीज है कि हम अगर कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर अपने हाथों से किसी पेड़ को लगा रहा है तो निश्चित तौर पे उससे आप एक हफ्ते केवल उस पेड़ में पानी डलवा दीजिए, उसी बच्चे से जिसने उस पेड़ में लगाया। अगर 10 बच्चों के समूह ने उस पेड़ को लगाया तो उन 10 बच्चों से कहो बेटा एक एक गिलास पानी डालो जाकर के इसके ऊपर। आप देखिए जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता और जब तक वो बच्चा उस स्कूल से ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाता तब तक वो उस प्रकृति से, उस पेड़ से स्पेशली जुड़ा रहेगा जिस पेड़ को उसने खुद बोया था। तो ये खुद अपने हाथों से वृक्षारोपण करने का जो संदेश है वो यही संदेश है। किसी भी चीज को जब आप खुद से पाल पोस के बड़ा करते तो उससे जीवन पर्यंत आपका अटैचमेंट रहता है। अब आपके जो आपकी संस्था है, जो आपका ट्रस्ट है, जो SBS, तो इसके अंतर्गत आप थोड़ा यूं बताइए कि आप कैसे सामाजिक लोगों की मदद करती हैं। महिला उत्थान के आपने बहुत सारे काम किए हैं और अगर बात की जाए त्योहारों पर भी आपने बहुत सारे आयोजनों में भाग लिया है और अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने क्या क्या योगदान समाज को दिए। देखिए मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि नारी सशक्त हो,
नारी और बच्चे, ये दो ही ऐसे लोग हैं, अगर ये शिक्षित और सशक्त हो जाए तो हमारा देश, जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राज्य बनाने का 2047 तक, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नारी सशक्त केवल प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के करने से नहीं होना है, आम जन को भी सोचना होगा, आम पब्लिक को सोचना होगा, संगठन से जुड़े हुए आम पदाधिकारियों को जोड़ना होगा कि ये शब्द केवल स्लोगन नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारिए। नारी सशक्तिकरण केवल लिख देने से या मार्च निकालने से नहीं होता है। नारी को आप सशक्त कैसे बनाएंगे, बच्चे को आप सशक्त कैसे करोगे, बच्चे की नींव आप कैसे मजबूत करोगे। हर चीज का, कोई भी नई चीज आती है उसका सदुपयोग भी किया जाता है, उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चे को दुरुपयोग के बारे में बताने से या तो उसे रोके, उसे देखने ही ना दें, जब तक कि वो, उसका दिमाग इतना विकसित ना हो जाए कि वो सही और गलत में फर्क समझ सके। तो आज क्या है, आज बच्चा सब देख रहा है, सही भी गलत भी, उसे हमारे सरकारें नहीं रोक सकती है, उसे आम जनता को रोकना होगा, पेरेंट्स को रोकना होगा। हमारा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सभी बहनों से, सभी अभिभावकों से, स्पेशली माँ और पिता से, जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ करके एक अच्छा बच्चा बनाना की कल्पना करते हैं, उसमें अगर अपना योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें केवल अध्यापकों के सहारे मत छोड़िए, केवल ट्यूशन के सहारे नहीं। बच्चा स्कूल से आ रहा है, आते वो बैठकर कुछ खाया पिया, उसके बाद उससे थोड़ा आधे घंटे सोया, उसके बाद आपने उसे तुरंत ट्यूशन लगा दिया। बच्चे के दिमाग को ग्रोथ के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उससे आप बात करो, आपके घर के लोग बात करें। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में बाबा दादा नानी नाना तो अब बहुत कम घरों में साथ में रह पा रहे हैं, लेकिन जिन घरों में रह रहे हैं वहां के लोगों को भी चाहिए कि मोबाइल पे उतना समय दें जितना जरूरी है। और बच्चों को कम से कम, मैं जो समझती हूँ कि हाई स्कूल तक तो मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए, कि वो मोबाइल से दूर रखे। ठीक है, इमरजेंसी में कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो आपको डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद उसे बंद कर दें। और जहां तक संभव हो वो क्लासेस भी आप उन्हें, मैं इसके अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाती हूँ, देती हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को बुला बुला करके बताती हूँ कि बच्चों को, अगर आप समर्थ हैं, आपके पास इतना धन है कि आप लैपटॉप खरीद सकते हैं या सिस्टम खरीद सकते हैं अपने घर में, तो मोबाइल के बजाय बच्चों की वो ऑनलाइन क्लासेस आप सिस्टम पे दिखाइए। तो सिस्टम पे तो आप जो खोलेंगे बस उन्हें वो ही दिखेगा, बाकी चीजें नहीं दिखनी है। तो उससे आप बच्चों के दिमाग को अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने महिला अधिकारों के बारे में, जैसे हमारे राज्य महिला आयोग है, बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं हमारी बहनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके लिए भी बहुत अवेयरनेस कार्यक्रम की जरूरत होती है, और हमने कई बार ऐसे कार्यक्रम अवेयरनेस की किए जिसमें मैंने उनकी ही चीजों को बुकलेट पे उतार के कि अगर आपको दिक्कत है तो आप किस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे, कहाँ जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, तो आपको त्वरित सहायता मिल सकती है। और दूसरा क्या है कि हम अवेयरनेस कार्यक्रम जो चलाते बहनों के लिए, उसमें हम उनसे ये भी एक आग्रह करते हैं कि बहनें आपसी मोहल्ले में भी एक हो। एक बहन के साथ अगर उसके परिवार में भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो ये ना सोचे कि उसकी पारिवारिक मैटर है। जब आप ये सोच लेते हैं उसका पारिवारिक मैटर है, तो आपके पारिवारिक मैटर पे भी कोई पड़ोसी नहीं खड़ा होता है। ये अगर पारिवारिक मैटर की बात करते हैं, एक सवाल निकल के आता है, आज के समय में घरेलू हिंसा के मामले बहुत बड़े, जबकि दूसरा जो पहलू है, लोग शिक्षित है, अच्छी शिक्षा है लोगों के पास, धन है, सब कुछ है, आर्थिक संपन्नता है, बावजूद इसके जहाँ डिजिटल भारत बनना है, उसकी तरफ अपनी महिला हिंसा में, महिला हिंसा की अगर बात की जाए तो महिला हिंसा में तो बहुत बड़ी कमी देखने को नहीं मिलती। आए दिन कहीं न कहीं मामले आते रहते। क्या लगता है आपको कि कुछ कहाँ पे कमी रह रही है कि महिलाएं आज भी प्रताड़ित की जा रही है? ऐसा क्या, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी चीज तो देखिए, मैं तो इसके लिए पहले तो ये कहूंगी कि जहां तक कि हम जिस प्रदेश में बैठे, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। और आपने देखा होगा
कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर उसका त्वरित निर्णय बुलडोजर के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और मैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25 करोड़ जनता के बीच में हम रह रहे हैं, जब तक पब्लिक एक दूसरे का साथ नहीं देगी कि घरेलू हिंसा सरकारों के द्वारा रोकी नहीं जा सकती, उनकी नॉलेज में आने के बाद उस समस्या, इससे कड़ा संदेश कोई भी सरकार क्या दे सकती है कि अगर आप घरेलू हिंसा जैसा कोई भी महिला के ऊपर अपराध कोई भी कर रहा है तो उसका त्वरित निर्णय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, जो आज तक इतिहास में कभी किसी ने नहीं लिया। इससे ये एक संदेश ही तो दे रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं सीख रहा है तो मैं समझती हूँ कि वहां पर अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी संगति क्या है, गलत संगति से उन्हें बचाएं, गलत कामों से उन्हें बचाएं और उन्हें शिक्षा जरूर दें, चाहे वो जितना स्कूल जाने को मना करें। बच्चे क्या होते हैं, मतलब इवन हाई स्कूल इंटर के भी जो बच्चे होते हैं वो भी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कह के जाएंगे कि स्कूल जा रहे हैं घर से, लेकिन बाहर निकल जाते हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो गाँव की स्थितियां तो बहुत ही खराब है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। आप सोचिए कि गांव चलो अभियान के तहत घर घर यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को भेज रहे हैं कि भाई अपने बच्चे को स्कूल लेके आओ, और उनका ये मतलब उनका अभियान इसलिए केवल है कि हमारा 100% यानी कि 100% नामांकन हो, जो बच्चे घर जाके बैठ गए उन्हें वापस स्कूलों में लाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वाकई हमारे देशवासी और हमारे प्रदेशवासी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष का संरक्षण मिला हुआ है। और अगर इस समय हम अपने समाज, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं और अच्छी दिशा की तरफ मोड़ नहीं सकते तो फिर जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। ये अवसर है जिसे उठाइए, जब सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, जब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बहनों के साथ खड़े हुए हैं, तो उस वक्त आप लोगों को अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल, क्योंकि हमने देखा है कि आज मोबाइल के युग में हमें इसके बहुत फायदे, हमने आपको बताया ना कि बम जो बनता है, ग्रेनाइड जो लगाया जाता है, वो हिंसा फैलाने के लिए भी काम में लाते हैं आतंकवादी, और हम उसे पहाड़ तोड़ करके एक रास्ता बनाने के भी काम में लाते हैं। तो हमें अपने बच्चों में ऐसी मानसिकता अपनानी है। हम वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम स्वयं अपनी बात करते हैं कि मैं धर्म निरपेक्ष राज्य में रह रही हूँ और मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं हर जाति धर्म के अपने प्यारे भाइयों एवं बहनों से ये निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कल है जिसे आप ही को संवारना है, कोई दूसरा नहीं संवार सकता है। मैं समझती हूँ कि ये हर इंसान को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे जीवन स्तर को बहुत बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन स्तर को बहुत खराब भी कर सकते हैं, और उसका जिम्मेदार कोई सरकार नहीं होती है, कोई समाज नहीं होता है, केवल माँ बाप होते हैं। वो 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के चाहने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप बात करें तो 95% हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार है कि अगर माँ बाप ध्यान दे तो वो गलत दिशा में बच्चे नहीं जा सकते हैं। एक सवाल और है आपसे कि जैसे भी स्कूली बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के विकास के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या उनको नेचुरल चीजें भी देना, ऑर्गेनिक चीजें देना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है, या जो भी आजकल प्रोडक्ट सारे आते हैं बच्चों के विकास के लिए कि बच्चा चाहे 2 साल का हो चाहे वो 15 साल का हो, तो बीच में जो हम लोग उनको चीजें देते हैं उनकी शारीरिक विकास के लिए, पोषण के लिए, उनमें मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी द्वारा और वो आधिकारिक तौर पर जब जांच सैंपल का फेल हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी परिवारों तक पहुंच जाता है उसे लोग ग्रहण करने से, तो क्या इसकी हानियां भी होती, क्या आप क्या संदेश देते हैं? हम ऐसे देश में रह रहे हैं, फिर मैं अपने देश की ही तारीफ करूंगी कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हर कुछ मिलता है।
हमें कुछ भी आर्टिफिशियल लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ऐसा लेने की आवश्यकता ही नहीं है जो कि हमें बाहर से लेना पड़े। कहते हैं कि एक संपूर्ण आहार की जो थाली होती है ना आपकी, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दूध दही, वो इतना पर्याप्त होता है कि उससे बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकता है। तो हमें उस तरीके के प्रोडक्ट को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि आप बीमार नहीं हो और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है कि भाई अपने बच्चे को ये देना ही देना है आपको। अदरवाइज आप उसे, जब आप थाली लगाइए तो अपने छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे की भी एक थाली साथ में लगाइए। उसे बचपन से घर के खाने की आदत डालिए ताकि उसे बाहर से जो भी चीजें आती है जो हार्मफुल भी होती है, कई बार सैंपल बाद में फेल होते हैं जैसा आपने बताया, और हम पहले उसे यूज कर चुके होते हैं। क्योंकि एक बच्चा किसी के लिए क्या कीमत रखता है वो तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन एक माँ की और उसके पिता के लिए क्या कीमत रखता है वो हर माँ बाप दुनिया के समझ सकते हैं। तो इसलिए जहां तक हो सके अपने बच्चे को इन सब चीजों से सुरक्षित रखें। और मैं, जैसे आपने पूछा था, अभी एक सवाल मैं पूरा नहीं कर पाई थी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। पहले तो मैं अवेयरनेस के बच्चों और महिलाओं को दोनों को चीजें बताती हूँ। मैंने गुड टच और बैड टच पर भी बच्चों को बहुत सारी जगह पे अवेयरनेस कार्यक्रम करके स्कूलों में स्पेशली दिया है कि कैसे आप ये फीमेल मतलब बेबी गर्ल के लिए कह लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को भी, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा नहीं पता थी। हालांकि आज की डेट में तो हमने अभी देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जूडो ताइक्वांडो जैसी क्लासेस के लिए भी शुरुआत करी है कि बच्चों बच्चियों के लिए चले। तो हम ये अवेयरनेस कार्यक्रम गुड टच बैड टच के भी करते हैं। और आर्थिक रूप से जो निर्धन बहनें हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे आमजन को ये सहयोग दिया भी हमारे माध्यम से, जब जिसमें हमने अपने माध्यम से कोशिश की और उन्हें सहयोग मिला और उनकी जानें सुरक्षित हुई। तो उद्देश्य बस भैया मेरा एक यही है कि पूरे प्रदेश में, देश तक तो पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जहां तक संभव हो सके, जहां तक हमारी पहुंच हो सके, वहां तक कोई भी अशिक्षित ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे शिक्षा ना हो प्राप्त, और पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी की वजह से उसकी हायर एजुकेशन ना रोके। उसे कहीं भी कोई मदद की जरूरत होगी तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से कह सकते हैं जिस किसी को भी शिक्षा में, और अगर वो बच्चा वाकई पढ़ने में रुचि रखता है और उसे दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। शिक्षा है, बहनों को कोई दिक्कत है मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। एक लाभ सवाल है मेरा आपसे कि महिला उत्थान के लिए, मतलब महिलाओं के हित के लिए, बेटियों के हित के लिए अभी क्या कदम उठाया जाए, किन कदम की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है कि महिला उत्थान में, मतलब महिलाओं के विकास में, महिला की सुरक्षा में, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते कोई दिक्कत न हो आगे चल के, ऐसा कुछ? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको भी बताया कि सरकार की तरफ से तो सारी चीजें चली रही है। महिला की आप सोच के देखिए, बेटी जन्म लेती है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी सहायता कर रहे हैं, उसके स्कूल जाके पढ़ाई तक की सहायता कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में सहायता कर रहे हैं। अगर वो कोई स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहती है तो सुकन्या मंगला योजना आपको दे रहे हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू बेटियों के लिए इतनी सारी योजनाएं उन्होंने निकाली कि सुरक्षित रहे बेटियां, और उनके सर्वांगीण विकास में आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सब्सिडी के साथ सरकार लोन दे रही है कि आप लखपति दीदी जैसे अभियान यहाँ पे चल रहे हैं, उसके थ्रू आपको सरकार सहयोग कर रही कि आप स्वावलंबी बनिए, अपना उद्योग चलाइए, समूह में रह करके लोग मिल करके कोई भी रोजगार शुरू करिए। ये सब वो कर रही है, केवल दिक्कत कहाँ पर है? अवेयरनेस की। तो अभी जो हमारी जरूरत है वो अवेयरनेस की, और मैं समझती हूँ कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, सरकार हमारा सहयोग करे, तो कम से कम कुछ जिलों में तो मैं खुद सरकार की योजनाओं की अवेयरनेस कार्यक्रम कर करके बहनों के बीच में ये अवेयरनेस ला सकती हूँ कि आप अपने उत्थान के लिए, आप अपनी प्रगति के लिए किस जगह पे, किस कार्यालय में पहुंचे और वहां क्या फॉर्मेलिटी करें कि आपको लोन मिल जाए, और कौन सा रोजगार आप अपने क्षेत्र में कर सकती है। इसमें अगर सरकार सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से
मैं उन बहनों को लाभ पहुंचाऊंगी और वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगी। दूसरी चीज आती है जो सबसे मेन चीज है, घरेलू हिंसा। कि घरेलू हिंसा के लिए सबसे मेन है कि आपके परिवार के लोगों को ही इसमें सहयोग करना पड़ेगा। इसमें सरकारें सहयोग नहीं कर सकती, परिवार सहयोग कर सकता है, पड़ोसी ऐसे हो, ये ना सोचे कि आज इनको दिक्कत आई है तो कल हमें नहीं आएगी। तो वो आपस में सहयोग करें और पूरी पूरी जनता से मेरी अपील है कि आपस में परिवार में इतना तालमेल बना के रखें और महिलाओं पे अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे कहीं पर भी होगा। हर जगह हमारी सरकारें खड़ी हैं और उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो किसी ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि उसे वो सजा मिल सकती है। आज सोचने करने से पहले जितना भी पुरुष समाज है या जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो निश्चित तौर पे ये सुनिश्चित कर ले कि उनका अंत कैसे होना है। तो हमारा अनुरोध है कि महिलाओं का सम्मान करिए। हम भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ महिला को देवी माना जाता है, नारी को पूजते हैं। तो आप अपने घर की नारी के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों ने देखा कि स्वाति सिंह ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात की, चाहे वो नारी समाज से जुड़ा हुआ महिला उत्थान का मुद्दा हो, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, या एक माँ के नाम हो, या जो भी ऐसे स्कूली बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए, उनको मदद करने का मुद्दा जो अपने द्वारा एक करती चली आ रही है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जो सटीक जवाब दिया, आप सभी दर्शकों तक ये बात उन्हें पहुंचाई है। और आप ऐसी ही ताजा खबरों के लिए और विशेष बातचीत के लिए, विशेष कवरेज के लिए, कई सारी जानकारियों के लिए जनता 24/7 न्यूज के साथ बने रहिए।